हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो स्वागत है आप सभी का एग्री टू कल्चर फैमिली के इस यूट्यूब चैनल पे। तो आज की जो क्लास करने वाले हैं हम लोग वो है ऑर्गेनिक फार्मिंग। ऑर्गेनिक फार्मिंग कहने का मतलब है जैविक खेती। ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से एग्जाम में लगभग हर एग्जाम में आपको क्वेश्चन देखने को मिलता है। एक या दो क्वेश्चन ऑर्गेनिक फार्मिंग से रहता ही रहता है। ये सीसीआई एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, आईपीएस एफओ एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, या फिर कोई भी स्टेट एग्रीकल्चर या फिर सेंट्रल एग्रीकल्चर एग्जाम है, वहां पर ऑर्गेनिक फार्मिंग से आपको एक या दो क्वेश्चन देखने को मिलता है। इसीलिए इंपॉर्टेंट है। तो बस आपको क्लास के एंड तक बने रहना है। यहाँ पर हम लोग डेफिनेशन देखेंगे, ऑब्जेक्टिव देखेंगे, कंपोनेंट देखेंगे, एडवांटेजेस समझेंगे, स्कीम्स क्या क्या है, साइंटिस्ट कौन कौन इनसे जुड़े हुए हैं, इन सारी चीजों को हम लोग इस क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। और यहाँ पर स्टेट वाइज भी देखेंगे कौन सा स्टेट यहाँ पर अग्रणीय है, इंडिया का क्या रैंक है, इन सारी चीजों को हम लोग समझने वाले हैं। तो बिल्कुल आपको बस क्लास के एंड तक बने रहना है और वीडियो को पूरा देखना है। तो चलते हैं यहाँ पर आज की क्लास में, ऑर्गेनिक फार्मिंग की क्लास में। तो सबसे पहले यहाँ पे इंट्रोडक्शन दिया हुआ है, इंट्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग। इसके इंट्रोडक्शन पार्ट को समझेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहला पॉइंट लिखा हुआ है कि 1960-70 में 1960-1970 के बाद जब ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ। ग्रीन रेवोल्यूशन कब हुआ? 1960-70 के आसपास ग्रीन रेवोल्यूशन देखने को मिला। इसके कारण इंडिया में केमिकल फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स का यूज बढ़ गया। आपने देखा होगा हरित क्रांति का मेन उद्देश्य यही था, प्रोडक्टिविटी, हाईएस्ट प्रोडक्टिविटी, जितना भी यील्ड है उसको बस बढ़ाना है। यहाँ पर चाहे केमिकल का यूज किया जाए, चाहे फर्टिलाइजर्स का यूज किया जाए, चाहे पेस्टिसाइड डाला जाए, बस यहाँ पे प्रोडक्टिविटी से मतलब था, प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करने से मतलब था। जिसके कारण आगे चलकर क्या हुआ, यहाँ पे जो सॉइल है ये खराब हो गई, सॉइल हेल्थ यहाँ पर खराब हो गया, इसकी फर्टिलिटी खराब हो गई, वाटर पॉल्यूशन बढ़ गया, बेनिफिशियल जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो कि सॉइल में देखने को मिलता है, जो कि प्लांट के लिए काफी हेल्पफुल होता है, वो सारे यहाँ पे नष्ट हो गए। ह्यूमन हेल्थ प्रॉब्लम्स देखने को मिलता है। इसी को सॉल्व करने के लिए, इसी प्रॉब्लम को यहाँ पर सॉल्व करने के लिए ऑर्गेनिक फार्मिंग का कंसेप्ट जो है ये पॉपुलर हुआ। तो आपको यहाँ पर समझ में आ गया होगा कि केमिकल फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड का यूज से यहाँ पर सॉइल, वाटर, बेनिफिशियल माइक्रो ऑर्गेनिज्म ये सारा यहाँ पर हार्म हुआ, खराब हुआ, फर्टिलिटी गई, जिसके कारण जो ऑर्गेनिक फार्मिंग है ये पॉपुलर हुआ, इसको इंट्रोड्यूस किया गया बड़े पैमाने पे। नेक्स्ट यहाँ पर चलेंगे तो डेफिनेशन ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग। यहाँ पे ऑर्गेनिक फार्मिंग का डेफिनेशन दिया हुआ है, डेफिनेशन को समझेंगे हम लोग। Organic farming is a production system that avoids or largely excludes the use of synthetic fertilizer, pesticides, growth regulators, livestock feed additives। तो यहाँ पर बेसिकली कहा जा रहा है कि ऑर्गेनिक फार्मिंग वैसी फार्मिंग होती है जिसमें अवॉइड किया जाता है या फिर एक्सक्लूड रखते हैं हम लोग क्या, सिंथेटिक फर्टिलाइजर्स को, पेस्टिसाइड्स को, ग्रोथ रेगुलेटर्स, लाइव स्टॉक जो फीड एडिटिव्स है, इन सारी चीजों को हम लोग दूर रखते हैं। जब भी ऑर्गेनिक फार्मिंग करते हैं तो बिना फर्टिलाइजर्स का यूज किए, बिना केमिकल्स का यूज किए, बिना पेस्टिसाइड का यूज किए हम लोग जो फार्मिंग करते हैं वो ऑर्गेनिक फार्मिंग कहलाता है। यहाँ पे सरल भाषा में आपको समझना है तो बस इतना याद रखना है कि जैविक खेती एक ऐसी खेती प्रणाली है जिसमें सिंथेटिक फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, केमिकल्स का यूज नहीं किया जाता है। बस आपको इतना समझना है, ठीक है। यहाँ पर कुछ कीवर्ड्स दिया हुआ है, कीवर्ड्स को आप समझेंगे। जब भी ऑर्गेनिक फार्मिंग का बात आएगा तो यहाँ पर ये सारे कीवर्ड्स आपको देखने को मिलेंगे। क्या है यहाँ पे कीवर्ड? केमिकल फ्री, पेस्टिसाइड फ्री, दूसरा है इको फ्रेंडली, इको फ्रेंडली होना चाहिए, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर की बात करेगा, नेचुरल इनपुट्स, यहाँ पर सिर्फ नेचुरल इनपुट्स यहाँ पर यूज होगा। तो ऑर्गेनिक फार्मिंग में ये सारे वर्ड्स आपको देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर हम लोगों ने डेफिनेशन को समझा। आई होप आपको इसका डेफिनेशन समझ में आया होगा, इसका मतलब जो है, बेसिक मतलब क्या है आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट जो है यहाँ पर बड़े फेमस साइंटिस्ट का नाम दिया हुआ है, सर अल्बर्ट हावर्ड। जब भी ऑर्गेनिक फार्मिंग की बात होगी तो इनका नाम सबसे पहले आएगा, क्योंकि फादर ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग के नाम से जो जाने जाते हैं वो है सर अल्बर्ट हावर्ड। तो इसी चीज को हम लोग समझने वाले हैं, आखिर ये फादर ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग क्यों कहे जाते हैं। तो सबसे पहले जानेंगे सर अल्बर्ट हावर्ड जो थे ये ब्रिटिश एग्रीकल्चरल साइंटिस्ट है। कहाँ के हैं? तो ब्रिटिश एग्रीकल्चर साइंटिस्ट है। दूसरा, इन्होंने इंडिया में काम किया। इंडिया में कहाँ पे? तो पूसा बिहार में, एमपी के इंदौर में इन्होंने रिसर्च किया, यहाँ पर इन्होंने काम किया। ऑर्गेनिक फार्मिंग का सबसे बड़ा सपोर्टर, ये ऑर्गेनिक फार्मिंग के सबसे बड़े सपोर्टर कहे जाते थे। अब बात करेंगे यहाँ पर फादर ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग के नाम से इन्हें क्यों जाने जाते हैं, क्यों बोलते हैं इन्हें फादर ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग। तो हावर्ड ने ऑब्जर्व किया, क्या ऑब्जर्व किया इन्होंने, कि हेल्दी सोइल बराबर हेल्दी क्रॉप। कहने का मतलब है, काफी इंपॉर्टेंट वर्ड यहाँ पे लिखा हुआ है, इंपॉर्टेंट लाइन लिखा हुआ है कि अगर आपका सोइल हेल्थ अच्छा है, सोइल की क्वालिटी अच्छी है, सोइल की फर्टिलिटी अच्छी है, तो ऑटोमेटिकली जो क्रॉप हेल्थ है वो बेटर होगा, क्रॉप की जो ईल्ड है वो अच्छी होगी। तो इन्होंने ऑब्जर्व किया। इन्होंने यह भी बताया कि जो न्यूट्रिएंट साइकिल है नेचर इनको खुद मेंटेन करती है, केमिकल फर्टिलाइजर्स की डिपेंडेंसी कम होनी चाहिए। इन्होंने यह भी बताया कि केमिकल फर्टिलाइजर्स, केमिकल पेस्टिसाइड है, इस पे डिपेंडेंसी कम होनी चाहिए, ताकि आगे चल के आपके लिए ये खतरा ना हो। तो इन सारी चीजों को इन्होंने बताया, जिनके कारण इन्हें फादर ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग कहा जाता है। फेमस बुक की बात करेंगे, इन्होंने बुक लिखी, इनका एक फेमस बुक है जो कि एग्रीकल्चरल टेस्टामेंट के नाम से जाना जाता है। कौन सा बुक है? एग्रीकल्चरल टेस्टामेंट।
कब पब्लिश किया गया? तो 1940 में। ईयर भी याद रखेंगे, बुक का नाम भी याद रखेंगे, और इसी बुक को यहाँ पर ऑर्गेनिक फार्मिंग की बाइबल भी कहा जाता है। काफी इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर कहा जा रहा है, एग्रीकल्चरल जो टेस्टामेंट है इसको ऑर्गेनिक फार्मिंग का बाइबल बुक भी कहा जाता है। तो इस स्लाइड में आपको क्या याद रखना है कि फादर ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग कौन है? तो सर अल्बर्ट हावर्ड है। इन्होंने कौन सा बुक लिखा? तो एग्रीकल्चरल टेस्टामेंट। कब पब्लिश किया? तो 1940 में। इस बुक को और किस नाम से जाना जाता है? तो ऑर्गेनिक फार्मिंग की बाइबल भी कहा जाता है। तो बस आपको यहाँ पर इतना याद रखना है। नेक्स्ट साइंटिस्ट यहाँ पे जो है वो है एफ.एच. किंग। एफ.एच. किंग, इसका फुल फॉर्म की बात करेंगे तो फ्रैंकलिन हिरम किंग, ये इनका फुल फॉर्म हो गया, पूरा नाम हो गया। अमेरिकन एग्रीकल्चरल साइंटिस्ट थे। कहाँ के साइंटिस्ट थे? अमेरिकन एग्रीकल्चरल साइंटिस्ट थे। उन्होंने एशिया की ट्रेडिशनल फार्मिंग सिस्टम का अध्ययन किया। एशिया का जो ट्रेडिशनल पारंपरिक जो फार्मिंग है, पारंपरिक खेती है, इसको अच्छे तरीके से इन्होंने अध्ययन किया। फुल नेम की बात करेंगे तो फ्रैंकलिन हिरम किंग, ये इनका फुल नेम है। फेमस बुक की बात करेंगे, इन्होंने एक बुक भी लिखा, फार्मर्स ऑफ 40th सेंचुरी। फार्मर्स ऑफ 40th सेंचुरी, ये इंपॉर्टेंट है, इसीलिए यहाँ पर इसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं हम लोग। इसको पब्लिश कब किया गया? तो 1911 में। 1911 में ये बुक पब्लिश हुआ, फार्मर्स ऑफ 40th सेंचुरी। इनका मेनली फोकस क्या था? तो इनका फोकस जो था वो सस्टेनेबल ट्रेडिशनल फार्मिंग पे, ट्रेडिशनल फार्मिंग को सस्टेनेबल तरीके से किया जाना चाहिए, इस बात पे इनका फोकस था एफ.एच. किंग का। तो ये दूसरे साइंटिस्ट हो गए। यहाँ पर आपको क्या याद रखना है? तो इनका जो बुक है फार्मर्स ऑफ 40th सेंचुरी, इसको याद रखना है। कब पब्लिश हुआ? 1911 में, इसको याद रखना है। इनका फोकस क्या था? तो सस्टेनेबल ट्रेडिशनल फार्मिंग पे इनका फोकस था। और ये कहाँ के थे? ये अमेरिकन एग्रीकल्चरल साइंटिस्ट थे। ठीक है। नेक्स्ट जो साइंटिस्ट है वो है रुडोल्फ स्टेनर। रुडोल्फ स्टेनर ऑस्ट्रिया के फिलोसफर और साइंटिस्ट थे। तो ये कहाँ के थे? ये ऑस्ट्रिया के फिलोसफर थे और साइंटिस्ट थे। उन्होंने 1924 में बायोडायनेमिक फार्मिंग का कंसेप्ट दिया। बायोडायनेमिक फार्मिंग का कंसेप्ट इन्होंने दिया, इस चीज को आप लोग याद रखेंगे, 1924 में दिया। फादर ऑफ बायोडायनेमिक फार्मिंग के नाम से जो जाने जाते हैं वो है रुडोल्फ स्टेनर, और बाद में फिर यही बायोडायनेमिक फार्मिंग के फादर के नाम से जाने गए, रुडोल्फ स्टेनर। इस चीज को याद रखेंगे। कंट्री याद रखेंगे, कहाँ के थे? ऑस्ट्रिया के। ईयर की बात करेंगे तो 1924, 1924 में। रिलेटेड कंसेप्ट क्या दिया इन्होंने? बायोडायनेमिक एग्रीकल्चर। इस चीज को याद रखेंगे। ठीक है। तो इस तरीके से हम लोगों ने 3 साइंटिस्ट को देख लिया, सर अल्बर्ट हावर्ड, एफ.एच. किंग, रुडोल्फ स्टेनर। ये काफी इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट है ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए। उसके बाद यहाँ पर हम लोग प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग को समझेंगे। यहाँ पर 4 प्रिंसिपल है IFOM के द्वारा यहाँ पे दिया हुआ, जो इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर मूवमेंट के नाम से जाना जाता है। इसके फुल फॉर्म को याद रखेंगे, आपके एग्जाम में यहाँ पे फुल फॉर्म पूछा जा सकता है। IFOM का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर मूवमेंट्स। ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे 4 प्रिंसिपल है। पहला कौन सा है? प्रिंसिपल ऑफ हेल्थ। प्रिंसिपल ऑफ हेल्थ कहने का मतलब है हेल्दी सॉइल, हेल्दी प्लांट, हेल्दी एनिमल, हेल्दी ह्यूमन। इस तरीके से यहाँ पर कल्टीवेशन करना है ताकि सब कुछ हेल्दी बना रहे। ठीक है। दूसरा यहाँ पर है प्रिंसिपल ऑफ इकोलॉजी। एग्रीकल्चर शुड वर्क विथ नेचर। तो कहने का मतलब है कि एग्रीकल्चर हमेशा नेचर के साथ करना चाहिए, नेचर से जुड़ के करना चाहिए, उसके खिलाफ वैसा कुछ भी नहीं करना चाहिए ताकि नेचर को हार्म हो। उसके बाद तीसरा प्रिंसिपल की बात करेंगे यहाँ पर, तो फेयर रिलेशनशिप अमंग फार्मर्स, कंज्यूमर एंड इन्वायरमेंट। तो यहाँ पर जो फेयरनेस दिखना चाहिए इन्वायरमेंट के साथ, कंज्यूमर्स के साथ और फार्मर्स के साथ, इनके साथ यहाँ पे फेयर रिलेशनशिप रहना चाहिए। ये इसका तीसरा प्रिंसिपल है। चौथा प्रिंसिपल की बात करेंगे तो प्रोटेक्ट फ्यूचर जनरेशन। काफी इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट यही है कि फ्यूचर जनरेशन को देखते हुए यहाँ पर खेती करना है, चाहे रिसोर्सेज का यूज करना है, केयर तरीके से, केयरलेस मैनर में हम लोगों को यहाँ पर कुछ भी यूज नहीं करना है। तो ये 4 प्रिंसिपल है जो कि IFOM के द्वारा दिया गया था, इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर मूवमेंट्स के द्वारा। नेक्स्ट है यहाँ पर ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग। यहाँ पर ऑर्गेनिक फार्मिंग के ऑब्जेक्टिव्स को देखेंगे, जिसमें पहला है मेंटेन सॉइल फर्टिलिटी। तो सबसे पहला मुख्य जो ऑब्जेक्टिव है क्या है कि सॉइल का जो फर्टिलिटी है वो मेंटेन रहे, मृदा की जो उपज है वो यहाँ पर सही बना रहे। दूसरा है प्रोड्यूस हेल्दी फूड, केमिकल फ्री फूड यहाँ पर प्रोडक्ट प्रोड्यूस करना है, हेल्दी फूड प्रोड्यूस करना है। तीसरा यहाँ पर देखेंगे रिड्यूस इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन, रासायनिक उर्वरकों का यहाँ पर कम यूज करना है। जो पॉल्यूशन है, चाहे मृदा पॉल्यूशन हो गया, वाटर पॉल्यूशन हो गया, या फिर एयर पॉल्यूशन हो गया, इन सबको यहाँ पर रिड्यूस करना है। चौथा यहाँ पर बात करेंगे मेंटेन इकोलॉजिकल बैलेंस। जितने भी सूक्ष्म जीव है, पौधे हैं, जीव जंतु है, इनके बीच एक संतुलन बना रहे, बैलेंस बना रहे, इस चीज का भी ध्यान रखना है। पांचवा यहाँ पर देखें कंजर्व बायोडायवर्सिटी। जो विभिन्न प्रकार के पौधे, जीव, सूक्ष्म जीव है, इनकी रक्षा करना है, इनको कंजर्व करने का काम करना है, कंजर्व करके रखना है। छठा यहाँ पर देखेंगे तो सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। वर्तमान को देखते हुए यहाँ पर, मतलब वर्तमान के साथ साथ फ्यूचर को भी देखते हुए यहाँ पर कल्टीवेशन करना है, एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस करना है, ताकि फ्यूचर में भी रिसोर्सेज उपलब्ध रहे, सोइल की फर्टिलिटी बना रहे, हेल्दी फूड का प्रोडक्शन हो और इन्वायरमेंटल भी स्वस्थ रहे। तो इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए सस्टेनेबल एग्रीकल्चर करना है।
सातवां पॉइंट देखेंगे यहाँ पर रिड्यूस डिपेंडेंस ऑन केमिकल, और यहाँ पर केमिकल से यहाँ पे डिपेंडेंसी को हटाना है, केमिकल्स का कम से कम यूज करना है, ना के बराबर यहाँ पर यूज करना है। यहाँ पर सिर्फ जैविक खाद का उपयोग करना है, बायो फर्टिलाइजर्स हो गए, सिर्फ इसका यूज करना है, केमिकल्स को पूरे तरीके से यहाँ पर इग्नोर करना है। ये सारा इसका मेन ऑब्जेक्टिव है। तो आई होप आपको ऑब्जेक्टिव समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट यहाँ पर है कंपोनेंट्स ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग। यहाँ पर लिखा हुआ कंपोनेंट्स ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग, थोड़ा यहाँ पे इसको हाईलाइट कर लेंगे। कंपोनेंट्स क्या क्या है, तो पहला है ऑर्गेनिक मैन्योर, जिसके अंतर्गत फार्म यार्ड मैन्योर आएगा, कंपोस्ट आएगा, वर्मी कंपोस्ट आएगा और ग्रीन मैन्योर आएगा। ये सारे ऑर्गेनिक मैन्योर है, ये इसका पहला कंपोनेंट है, इसका यूज किया जाता है। बायो फर्टिलाइजर्स ये इसका दूसरा कंपोनेंट है, जिसके अंतर्गत राइजोबियम आएगा, एजेक्टोबैक्टर आएगा, एजोस्पिरिलियम आएगा, पीएसबी, बीजीए, ये सब बायो फर्टिलाइजर्स है। बायो पेस्टिसाइड इसका कंपोनेंट है, जिसमें नीम ऑयल, नीम केक, ट्राइकोडर्मा, बेसिलस थ्रुनजेनेसिस और एनपीवी, ये सारे बायोपेस्टिसाइड्स है। क्रॉप मैनेजमेंट भी इसका कंपोनेंट है, जिसमें क्रॉप रोटेशन करके हम यहाँ पर जो सॉइल है उसको मेंटेन रख सकते हैं, मिक्स क्रॉपिंग करेंगे, इंटर क्रॉपिंग करेंगे, मल्चिंग प्रैक्टिसेस अपनाएंगे। तो ये सारा जो है ये कंपोनेंट्स है, मेजर कंपोनेंट्स है, इन चारों को आपको याद रखना है। पहला आपका हो गया ऑर्गेनिक फार्मिंग, दूसरा बायो फर्टिलाइजर्स, तीसरा बायोपेस्टिसाइड और चौथा क्रॉप मैनेजमेंट। ठीक है, तो इस क्लास में हम लोग स्कीम्स को भी डिस्कस करेंगे, जो ऑर्गेनिक फार्मिंग से रिलेटेड, जो ऑर्गेनिक फार्मिंग से जुड़ा कुछ भी यहाँ पर एक्टिविटी है, स्कीम्स है, इसको यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। जिसमें सबसे पहला है नेशनल प्रोग्राम फॉर ऑर्गेनिक प्रोडक्शन, एनपीओपी। एनपीओपी को डिस्कस करने वाले हैं, नेशनल प्रोग्राम फॉर ऑर्गेनिक प्रोडक्शन। ये कब स्टार्ट हुआ था, तो ये 2000 में स्टार्ट हुआ था। इम्प्लीमेंटेड बाय, किसके द्वारा इम्प्लीमेंट किया गया था, तो अपेडा के द्वारा। अपेडा का फुल फॉर्म यहाँ पे देखेंगे, एग्रीकल्चरल एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी, ये इसका फुल फॉर्म होता है अपेडा का। इसके द्वारा 2000 ईस्वी में इसको स्टार्ट किया गया। मिनिस्ट्री की बात करेंगे तो किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है, तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। कॉमर्स एंड इंडस्ट्री जो मिनिस्ट्री है, इसके अंतर्गत ये जो प्रोग्राम है ये आता है। ऑब्जेक्टिव की बात करेंगे, इसका ऑब्जेक्टिव आपको याद रखना है। पहला है ऑर्गेनिक स्टैंडर्ड्स बनाना, दूसरा है ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स को सर्टिफाई करना, तीसरा है एक्सपोर्ट को बढ़ाना, और चौथा है ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स की क्वालिटी मेंटेन करना। तो काफी अच्छा पहल किया गया था यहाँ पर अपेडा के द्वारा 2000 ईस्वी में, ऑर्गेनिक स्टैंडर्ड्स को बढ़ाने के लिए, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स को सर्टिफाई करने के लिए, एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए, और साथ ही साथ क्वालिटी मेंटेन, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स की क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए यहाँ पर एनपीओपी को लाया गया था, नेशनल प्रोग्राम फॉर ऑर्गेनिक प्रोडक्शन। नेक्स्ट यहाँ पर बात करेंगे तो नेशनल प्रोजेक्ट ऑन ऑर्गेनिक फार्मिंग, एनपीओएफ, वो एनपीओपी था, यहाँ पे एनपीओएफ है, जिसका फुल फॉर्म होता है नेशनल प्रोजेक्ट ऑन ऑर्गेनिक फार्मिंग। ये कब स्टार्ट हुआ, तो ये 2004 में, 2004 में ये स्टार्ट हुआ। किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत, तो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर। ठीक है, ऑब्जेक्टिव की बात करेंगे तो ऑर्गेनिक फार्मिंग को प्रमोट करना, कंपोस्ट प्रोडक्शन बढ़ाना, बायो फर्टिलाइजर्स यूज को इंक्रीज करना, और चौथा है फार्मर्स को ट्रेनिंग देना। तो इसमें फार्मर्स को ट्रेनिंग देना इंक्लूड किया गया। ऑर्गेनिक फार्मिंग को बढ़ावा प्रमोट देने के लिए, प्रमोट करने के लिए इसको लाया गया। प्रोडक्शन भी बढ़ाना, यहाँ पर जो कंपोस्ट है इसके प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए, और बायो फर्टिलाइजर्स का मैक्सिमम यूज हो, इसको इंक्रीज करने के लिए, फार्मर्स को इंक्रीज करने के लिए नेशनल प्रोजेक्ट ऑन ऑर्गेनिक फार्मिंग को इंट्रोड्यूस किया गया। 2004 में इसको लाया गया मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर के अंतर्गत। नेक्स्ट यहाँ पे तीसरा जो स्कीम है वो है परंपरागत कृषि विकास योजना, पीकेवीवाई, काफी इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रख लेंगे। परंपरागत कृषि विकास योजना, ये कब स्टार्ट किया गया, तो ये 2015 में, 2015 में इसकी शुरुआत हुई। किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत, मिनिस्ट्री और ईयर से क्वेश्चन बनता है, इस चीज को आप लोग याद रखेंगे कि मिनिस्ट्री और ईयर से यहाँ पे क्वेश्चन बनता है किसी भी योजना, किसी भी स्कीम का। तो मिनिस्ट्री की बात करेंगे तो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर, ये इसके अंतर्गत आता है। 2015 में इसकी शुरुआत हुई। ऑब्जेक्टिव की बात करेंगे तो ऑब्जेक्टिव क्या है, तो ये एक क्लस्टर बेस्ड ऑर्गेनिक प्रोग्राम को बढ़ावा देना। कहने का मतलब यहाँ पे क्लस्टर बेस्ड ऑर्गेनिक फार्मिंग को समझेंगे, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि मतलब एक ही क्षेत्र में किसान मिलकर जैविक खेती करे। एक ही क्षेत्र में जो 50-60 फार्मर्स है या फिर जितने वहां के फार्मर्स है, वो सब मिलकर एक साथ यहाँ पर ऑर्गेनिक फार्मिंग को बढ़ावा दे, ऑर्गेनिक फार्मिंग करे, ये इसका मेन ऑब्जेक्टिव था। की फीचर्स की यहाँ पर बात करेंगे। की फीचर में जो पहला पॉइंट है वो है क्लस्टर अप्रोच। क्लस्टर अप्रोच को हम लोग समझेंगे, जैसा कि हम लोगों ने देखा, क्लस्टर अप्रोच कहने का मतलब है, एग्जांपल समझो, जैसे कि 50 किसान है, ये मिलकर अगर किसी एक क्षेत्र में जैविक खेती कर रहे हैं, ऑर्गेनिक फार्मिंग कर रहे हैं, तो ये क्लस्टर अप्रोच कहलाएगा। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। दूसरा यहाँ पर है 50 एकड़ क्लस्टर, कि एक क्लस्टर में यहाँ पर 50 एकड़ रखा जाएगा। पीजीएस सर्टिफिकेशन कहने का मतलब हो गया पार्टिसिपेटरी गारंटी सिस्टम। इसका फुल फॉर्म क्या होता है पीजीएस का, पार्टिसिपेटरी गारंटी सिस्टम। पार्टिसिपेटरी
गारंटी सिस्टम, ये इसका फुल फॉर्म होता है। उसके बाद है केमिकल फ्री फार्मिंग, कहने का मतलब है यहाँ पर केमिकल का यूज कम करना है, कीटनाशक जो हो गए, पेस्टिसाइड हो गया, ये सब का यूज यहाँ पर कम करना है, फ्री करना है। उसके बाद है फार्मर्स ग्रुप, फार्मर्स ग्रुप को यहाँ पर ट्रेनिंग दिया जाता है, उनको यहाँ प्रशिक्षण दिया जाता है, ये सब इसके अंतर्गत आएगा। फाइनेंशियल असिस्टेंस की बात करेंगे तो सरकार किसानों की जैविक खेती अपनाने के लिए यहाँ पर आर्थिक सहायता भी देता है। फार्मर्स को ऑर्गेनिक फार्मिंग एडॉप्ट करने के लिए फाइनेंशियल सपोर्ट दिया जाता है, यही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है। तो ये सारा इसका की फीचर है। आई होप आपको जो PKVY है ये आपको शॉर्ट में यहाँ पर समझ में आया होगा। यहाँ पे आपको याद रखना है 2015 में ये स्टार्ट किया गया, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर के अंतर्गत ये आता है और क्लस्टर बेस्ड अप्रोच पे ये काम करता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे इंडिया ऑर्गेनिक फार्मिंग स्टेट डाटा है, एग्जाम ओरिएंटेड है, यहाँ पर इस डाटा को याद रखेंगे। जिसमें पहला है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश लार्जेस्ट ऑर्गेनिक कल्टिवेटेड एरिया इन इंडिया, सबसे ज्यादा जो ऑर्गेनिक फार्मिंग होता है वो कहाँ पे होता है, वो MP में होता है, मध्य प्रदेश में होता है। लगभग 15.17 लाख हेक्टेयर अंडर सर्टिफिकेशन एंड कन्वर्जन एरिया कंबाइंड। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 15.17 लाख हेक्टेयर में ऑर्गेनिक फार्मिंग MP में किया जा रहा है, मध्य प्रदेश में, और सबसे लार्जेस्ट ऑर्गेनिक स्टेट जो है वो मध्य प्रदेश है ऑर्गेनिक फार्मिंग में। दूसरा यहाँ पर बात करेंगे सिक्किम की, तो फर्स्ट फुली ऑर्गेनिक स्टेट ऑफ इंडिया। तो 2016 में जो सिक्किम है ये फर्स्ट फुली ऑर्गेनिक स्टेट बना, एकदम जैविक खेती का जो पूरी तरीके से जैविक खेती कर रहा हो, ये कौन सा स्टेट है, वो है सिक्किम। और ये कब बना, ये 2016 में। उसके बाद यहाँ पर महाराष्ट्र, लीडिंग ऑर्गेनिक प्रोडक्शन स्टेट इन रिसेंट ईयर, 11.6 लाख मैट्रिक टन इन 2023-2024। तो यहाँ पर प्रोडक्शन में बात करेंगे ऑर्गेनिक प्रोडक्शन में, तो इसके लिए जो लीडिंग स्टेट है वो है महाराष्ट्र। 2023-24 की बात करेंगे तो यहाँ पे जो डाटा दिया हुआ है 11.6 लाख मैट्रिक टन यहाँ पर प्रोडक्शन हुआ था, ठीक है। मध्य प्रदेश की बात करेंगे तो मेजर ऑर्गेनिक फार्मिंग स्टेट एंड अमंग टॉप प्रोड्यूसर, मेजर फार्मिंग स्टेट है, ऑर्गेनिक फार्मिंग सबसे ज्यादा जो होता है वो मध्य प्रदेश में होता है, और टॉप प्रोड्यूसर में भी मध्य प्रदेश आता है। मध्य प्रदेश की बात करेंगे तो यहाँ पर फिर से एक बार देखेंगे, लार्जेस्ट ऑर्गेनिक एरिया, मेजर ऑर्गेनिक कॉटन प्रोड्यूसर, सबसे ज्यादा जो कॉटन प्रोड्यूस होता है ऑर्गेनिक कॉटन वो MP में, लार्जेस्ट एरिया जो रखता है वो भी MP है, लीडिंग ऑर्गेनिक फार्मिंग स्टेट है वो भी MP है, ठीक है। सिक्किम की बात करेंगे तो फर्स्ट फुली ऑर्गेनिक स्टेट 2016 में घोषित हुआ, 100% ऑर्गेनिक फार्मिंग मॉडल पे ये काम करता है सिक्किम। महाराष्ट्र की बात करेंगे तो हाईएस्ट ऑर्गेनिक प्रोडक्शन है, मेजर ऑर्गेनिक एक्सपोर्ट स्टेट जो है वो भी महाराष्ट्र है। राजस्थान की बात करेंगे तो लार्ज ऑर्गेनिक एरिया, लार्ज ऑर्गेनिक एरिया ये राजस्थान में देखने को मिलेगा। ऑर्गेनिक स्पाइसेस एंड पल्सेस जो है ये राजस्थान में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। उत्तराखंड की बात करेंगे, ऑर्गेनिक हिल फार्मिंग, हिल फार्मिंग में जो ऑर्गेनिक फार्मिंग है ये उत्तराखंड में हो रहा है। ऑर्गेनिक मिशन स्टेट जो है ये उत्तराखंड है। तो इस स्लाइड में आपको क्या याद रखना है, यहाँ पर सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है कि फुली ऑर्गेनिक स्टेट कौन है, वो है सिक्किम। सबसे ज्यादा जो प्रोडक्शन कहाँ पे होता है वो है महाराष्ट्र। सबसे ज्यादा जो एरिया है वो किसका है, वो मध्य प्रदेश का है। तो इन चीजों को आप याद रखेंगे, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर है ऑर्गेनिक फार्मिंग और नेचुरल फार्मिंग, इसको यहाँ पर कंपेयर किया गया है। यहाँ पर इनपुट्स को लेकर डिस्कस करेंगे, कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट, बायो फर्टिलाइजर यूज। ऑर्गेनिक फार्मिंग अगर कर रहे हैं तो यहाँ पर कंपोस्ट का यूज होगा, वर्मी कंपोस्ट का यूज होगा और बायो फर्टिलाइजर का यूज होगा, ठीक है। वहीं अगर नेचुरल फार्मिंग कर रहे हैं तो यहाँ पे जीवामृत का यूज होगा, बीजामृत का यूज होगा, काव बेस्ड इनपुट्स जो है इनका यूज होगा। एक्सटर्नल इनपुट की बात करेंगे तो ऑर्गेनिक फार्मिंग की बात करेंगे तो यहाँ पे सिर्फ एक्सटर्नल में ऑर्गेनिक इनपुट्स अलाउ होगा, सिर्फ ऑर्गेनिक इनपुट। एक्सटर्नल इनपुट्स में यहाँ पर ऑलमोस्ट नोट यूज, यहाँ पर एकदम से जो एक्सटर्नल इनपुट है ये यहाँ पर यूज नहीं होता है। सर्टिफिकेशन की बात करेंगे तो NPOP और PGS सर्टिफिकेशन यहाँ पर रिक्वायर होता है, यहाँ पर किसी तरीके का कोई सर्टिफिकेशन रिक्वायर नहीं है। कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन की बात करेंगे तो यहाँ पर हायर होता है और यहाँ पर लोअर होता है। गवर्नमेंट स्कीम की बात करेंगे तो यहाँ पर परंपरागत कृषि विकास योजना ये इसका एक स्कीम है। और यहाँ पर नेचुरल फार्मिंग की बात करेंगे तो यहाँ पर भारतीय प्राकृतिक कृषि पद्धति ये इसका जो स्कीम है ये इसके अंतर्गत आता है। तो ये ऑर्गेनिक फार्मिंग और नेचुरल फार्मिंग का डिफरेंस था। तो ये था हमारा ऑर्गेनिक फार्मिंग का क्लास। आई होप आपको ये क्लास अच्छा लगा होगा। यहाँ पर हम लोगों ने क्या क्या देखा एक बार फिर से रिपीट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लोगों ने इंट्रोडक्शन वाला पार्ट देखा, फिर डेफिनेशन को देखा, ऑर्गेनिक फार्मिंग का डेफिनेशन क्या होता है, फिर यहाँ पर जो साइंटिस्ट इनसे जुड़े हैं जैसे कि सर अल्बर्ट हावर्ड जो इनके फादर ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग के नाम से जाने जाते हैं, FH किंग हो गए, उसके बाद रुडोल्फ स्टेनर हो गए, और उसके बाद प्रिंसिपल्स को हम लोगों ने देखा, ऑब्जेक्टिव्स को समझा, यहाँ पर क्या क्या कंपोनेंट्स है उसको हम लोगों ने जाना, कुछ स्कीम्स को डिस्कस किया ऑर्गेनिक फार्मिंग से रिलेटेड, और यहाँ पर स्टेट वाइज क्या इंपॉर्टेंस है, कौन लार्जेस्ट है, कहाँ पे प्रोडक्शन ज्यादा हो रहा है, किसका एरिया ज्यादा है, कौन फुली ऑर्गेनिक स्टेट है,
इन सारी चीजों को डिस्कस करते हुए हम लोगों ने ऑर्गेनिक फार्मिंग और नेचुरल फार्मिंग को भी यहाँ पर कंपेयर किया। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। यहाँ पर हम लोगों ने ऑर्गेनिक फार्मिंग को अच्छे तरीके से समझ लिया। तो यहाँ पर किसी को अगर पीडीएफ चाहिए होगा इस क्लास का, तो यहाँ पे स्कैनर दिया हुआ है, स्कैनर को स्कैन कीजिए और हमारे टेलीग्राम चैनल पे विजिट कीजिए, या फिर एग्री टू कल्चर फैमिली ऑफिशियल जो है इसको टेलीग्राम चैनल सर्च कीजिए, यहाँ पर इस क्लास का पीडीएफ अपलोड कर दिया जाएगा। तो थैंक यू आप सभी का क्लास में बने रहने के लिए। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।